तो ज़्यादा देरी ना करते हुए अब आपके क्वेश्चन पेपर पे आते हैं जो हमें इस बार सॉल्व करना है। तो ज़्यादा चल सीधे डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर जो 2018 का हमें सॉल्व करना है, और उसके हम कोशिश करेंगे कि जितने हो सके उतने एंगल देख सकें। क्योंकि एक ही क्वेश्चन पेपर का अगर सही तरीके से सॉल्व किया जाए ना, तो उसमें ये नहीं कि 100 ही क्वेश्चन होते हैं। वो अगर आपको याद हो तो उसमें उसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं। तो उन 4 ऑप्शन को हिसाब लगा लो आप इसी चीज़ से कि 400 क्वेश्चन बन जाएंगे वो नॉर्मली। ठीक है, तो उसके अलावा और भी जो फैक्ट होंगे वो हम डिस्कशन करेंगे, यही है बस इसमें। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की ओर। ये आपके सामने जो है ये 2018 2018 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें मतलब कि आपका पूछा गया था एक पैसेज। सबसे आपको एक तो ये याद रखना कि आपको एक पैसेज आता ही आता है इसमें, तो वो 4 से 5 क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है, कभी कभी 4 भी पूछ ले जाते हैं, कभी कभी 5 पूछ ले जाते हैं। पहले क्या था कि पहले जो आपका पेपर आया करता था वो वो जो पेपर आया करता था आपका, वो आप वो जो पेपर आया करता था आपका, वो पहले 175 क्वेश्चनों का आया करता था। तो उसमें मोस्टली आपके 3 से 4 पैसेज वगैरह हो जाया करते थे। लेकिन अभी ड्यू ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया 2017 से। तो उसमें क्या है कि वो 100 क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब वो 100 क्वेश्चन पूछते हैं तो उसी तरह से उनका हर क्वेश्चन का वेटेज घटा दिया गया है। तो अभी जो है पैसेज आपका एक आता है। तो उस एक पैसेज के अंदर जो मेनली आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ये पैसेज आया था पिछली जो 2018 में। उसमें मेनली ये पूछा गया था कि जो सोशली पॉलिटिक्स जो राइट सोशली राइट जो होते हैं, तो वो किस तरह से आपको गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी होती है उनमें एक्टिवेट किया, तो वो सब पूछा जाता था उसमें। तो वही था सब इसमें। तो आप पैसेज को पढ़ना सीखिए, क्योंकि बिना पढ़ने आपको वो बहुत दिक्कत देगा। ठीक है, तो ये उसके आंसर थे आपके। तो ये थोड़ा देख लेना जो भी है। ठीक है, पैसेज तो एंड ऑफ द डे आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसमें पूछा जा रहा था ये कि मतलब कि ऑपोजिट का मीनिंग क्या है, तो ठीक है, तो इसमें बता रखा था ये। और ये जो आंसर की है, ये जो ऑफिशियल व्यू की वेबसाइट ने जारी रिलीज करी थी, वही आंसर की है ये। तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि आंसर क्या गलत है। अगर गलत होता है तो बता देते हैं कि ये गलत है, हमने स्किप कर दिया है। ठीक है, तो ये जो इसमें एकदम जो इसमें आंसर दे रखे हैं वो पूरा ड्यू की वेबसाइट से आंसर लिए गए। ठीक है, तो ये आपके 4 से 5 क्वेश्चन थे, तो थोड़ा आप देख लेना ये। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद आपका शुरू होएगा यहाँ से रीजनिंग का पोर्शन। ठीक है, तो मतलब कि पहले क्या था, ये फिक्स नहीं था कि आपके पहले रीजनिंग के आएंगे, फिर इंग्लिश के आएंगे, फिर आपके जो पॉलिटी के आएंगे, वो आगे पीछे कर दिया करते थे। जैसे कि अभी आपने देखा पैसेज के 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए उन लोगों ने, उसके बाद ये रीजनिंग का आगे बीच में, तो ऐसा कुछ फिक्स था नहीं। तो इसको ज़्यादा आप टेंशन की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी तैयारी ध्यान रखिए। ठीक है, इसमें ये पूछा जाता है कि ए इज़ द मदर ऑफ डी। ठीक है, एंड सिस्टर बी। तो ये पूरा आप जब सिनेरियो पूरा बनाओगे इसको, सिचुएशन को पूरी को, तो सॉल्व करने के बाद में जो आंसर निकल के आएगा आपका, वो रहेगा आपका आंसर फादर के ऊपर। ठीक है, तो उसका आंसर फादर निकल के आएगा। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तब इसी तरह से अगला जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वो आपका अगला क्वेश्चन जो था वो मैथ से आया था। मैथ से भी 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, तो इससे भी थोड़ा ध्यान रखना। तो मैथ से यही पूछा जा रहा था, ये आपका क्वेश्चन आया था। ये वाला जो क्वेश्चन आया था, ये जो क्वेश्चन आया था आपका, ये आया था आपका परसेंटेज से। ठीक है, तो उसमें पूछा गया था एक बुक है, तो उसके 25% जो होंगे आपके, वो आपका इंक्रीज कर दिए गए थे। ठीक है, फिर दूसरी तरफ कह रहा है नेट रिच में हाँ 25%, सॉरी 1 मिनट, 25% जो था वो आपका डिक्रीज कर दिया गया था, और 20% आपका इंक्रीज कर दिया गया था। तो कह रहा था बोल रहा नेट क्या रहेगा इस टाइम पे एकदम से, जो मतलब करंट था जो। तो उसमें 10% का जो भी था आपका आएगा गिरावट, या फिर। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, ये था आपका मैच करने के लिए कि आपको 4 दे रखे हैं ये जगह, तो इसमें से आपको बताना था कि कौन सा करेक्टली मैच है। ठीक है, तो बात करें इसका जो करेक्ट आंसर है, वो तो आपका हो जाएगा नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी, जो कि आपकी पुणे में है। ठीक है, एक तो ये हो गया यहाँ पे। अब दूसरी बात करें इसमें कि जो आपका इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, ये आपका यहाँ दे रखा है गलत ये। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है। अब इसका पर्पस क्या होता है, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट का पर्पस मेनली ये होता है कि लीगल से रिलेटेड रिसर्च वगैरह जो कुछ होती है, तो वो सारी सारी आपकी होती है। और जो आपके सीजीआई होते हैं, वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं, जो भी
और बात करें इस दूसरे वाले ऑप्शन की, तो दूसरे वाले ऑप्शन में जैसा कि पूछा गया है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये जो है पहले तो ये गलत दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। चंडीगढ़ की जगह ये आ जाएगा आपका मैसूर। दूसरा आपकी क्या है कि ये आपका जो एचआरडी मिनिस्टर है, ह्यूमन रिसोर्स, जो एचआरडी मिनिस्ट्री है आपकी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके द्वारा रन किया जाता है या उसकी तरफ फाउंड किया गया था, ये भी आप याद रखना। 19 जो ये आपको अगला वाला ऑप्शन दे रखा है आपका फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका जो आपका ये चेन्नई की जगह आपका हो जाएगा नोएडा। और मेनली इसका जो पर्पस होता है वो ये है कि एडिटिंग में या फिर ड्रामा टाइप का जो भी आपका मतलब कि जो फिल्म से रिलेटेड सारे कोर्स वगैरह जो होते हैं वो आपके यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपको मैंने सारे के सारे बता दिए हैं जो भी आपके यहाँ गलत थे, तीनों तीनों, ठीक है। तो इसका आंसर तो आपका हो जाएगा ये, क्योंकि पुणे में सही है ये। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जैसे कि आपको बोला गया है कि जो लैंग्वेज ऐड की गई थी 8 शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1950 में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है जो 90 सॉरी जो 2003 में जो 2003 में 92nd अमेंडमेंट हुआ था, तो उस अमेंडमेंट के द्वारा किस भाषा को 8 शेड्यूल में ऐड किया गया था, ये पूछा जा रहा था। इसका आंसर तो आपका हो जाएगा ये क्या कहते हैं, मैथिली, ठीक है, कि मैथिली को इसमें ऐड किया गया था। आप थोड़ा 8 शेड्यूल के बारे में बात कर ले जब आई गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर आपके टोटल 12 शेड्यूल दे रखे हैं, ठीक है। उन 12 शेड्यूल में से आपका जो 8 शेड्यूल है उसमें आपका मेनली जो आपकी इंडियन लैंग्वेज है जिनको मान्यता प्राप्त है, ठीक है, तो उनके अंदर जो आपकी 22nd, ध्यान दीजिएगा इस बात को, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जब आपने देखा होगा यूपीएससी वगैरह का पेपर वगैरह होता है तो उसमें सारी की सारी इन भाषाओं में से आप किसी भी पेपर चुन सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि जो आपका 8 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसमें आपकी 22nd भाषाएं दे रखी हैं। और एक बात और याद रखना, ये भाषा ऐसा नहीं शुरू से ही, ये स्टार्टिंग में इसमें जो थी आपकी 14। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन में पूछा रहा है कि जो जो ब्रिटिश था कि ट्रेनिंग अपोजिट कॉलेज था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आपका स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो वो पूछ ये रहा है कि ये जो कॉलेज था ये किस जगह पे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। इसको ब्रिटिशों के द्वारा, ये जो आपका जो ट्रेडिंग के लिए दे रखा था, ये जो ब्रिटिशों के द्वारा आपको इसको 1644 1644 में कोस्टल एरिया ऑफ कोस्टल सिटी ऑफ मद्रास, जो आज के टाइम में चेन्नई के नाम से जिसे हम जानते हैं, वहां पे इसके इस्टेब्लिश किया था, ताकि मतलब कि कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था कि जो आपका ग्रीन एनजीटी है जिसे आप ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हो, ठीक है, जो एनजीटी है उसके जो ब्रांचों में से कौन सी ब्रांच जो है आपकी आपके इन जो शहर जो दिए गए हैं इन शहरों में से किस शहर में नहीं है, ये पूछा जा रहा है सीधी सीधी, कि हैव, कह रहा है नॉट हैव ए बेंच, कहाँ पे नहीं है। अहमदाबाद में, चेन्नई में, पुणे में, कोलकाता में, ठीक है। तो अहमदाबाद में इसकी बेंच नहीं है, बाकी इन सही जगह पे है। तो थोड़ा ग्रीन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जानते हैं, ठीक है। ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है आपका वो मेनली आपका जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके फंक्शन होंगे ना उनमें सारा का सारा पार्टिसिपेट ये करता है, जो भी डिसीजन लेने होते हैं, मतलब कि एक तरह का क्वाजी जुडिशरी सिस्टम है ये आपका एनजीटी, ठीक है। तो आज के टाइम में जो इसके चेयरपर्सन है
पहले तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में मिलेगा इसका, ठीक है, और इसके अलग अलग ब्रांचेस हैं। और इसके अलावा जो इसके जो डायरेक्टर हैं या जो मतलब कि चेयरमैन है वो है आपके आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको फैक्ट इसके याद होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कि तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें पूछा गया था कि जो आपका 2017 के अंदर 2017 के अंदर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऐसा कौन सा वर्ड रहा था जो काफी फेमस था। ठीक है, ये पूछा जो कब से सबसे ज्यादा यूज किया जाता। तो वो आपका वर्ड था ये वाला, ठीक है, यू टू क्विट करके। ठीक है, तो आपको इसमें क्या रखना है कि इस साल कौन सा रहा है। ठीक है, 2019 में आपको तो ये याद होना चाहिए। ठीक है, कि 19 में आपका कौन सा रहा है। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट किया गया हमारे इस बार, जिसमें काफ़ी मतलब विवाद भी रहे, तो इस वजह से आपका जो था कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जो है डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर रहा है 2000 कमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन इंक्वायरी एलिगेशन ऑफ करप्शन। ये आपका स्पोर्ट्स से मेनली कह सकते हो, स्पोर्ट्स से आपका क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो आईपीएल में करप्शन वगैरह हो रहा है ना, ये जो आईपीएल के अंदर करप्शन वगैरह हो रहा है तो उसकी जांच की जाए। ठीक है, तो उसकी जांच करने के लिए एक जो आपकी कमेटी बिठाई गई थी, तो उस कमेटी का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस कमेटी का नाम तो वैसे ये आप सोच लो, जानो थोड़ा सा। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है इसमें, एक तो याद रखना है इसके जो इस बार तो खेला आईपीएल हुआ नहीं है, तो आपको पिछली बार के जो विजेता थे वो आपको याद रखना कौन था, और जो फर्स्ट टाइम जिसने आईपीएल जीता था उसका वो पता होना चाहिए। 200 क्वेश्चन ये होना चाहिए आपको क्लियर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है, इस बार तो जैसे कि आईपीएल से आया था ये, उससे पिछली बार आया था आपका जो बीसीसीआई है, जो आपकी बीसीसीआई दे रखी है, वो जो है उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी मतलब सब उसका जो बीसीसीआई है उसके ऊपर गठन के ऊपर पूरा क्या कैसे प्रोसीजर है उसको संविधानिक उसमें लेके आ जाए ना आ जाए, तो उसके ऊपर कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, उसका प्रोसीजर कैसे पूरा काम करता है वो, तो उस कमेटी का नाम था जस्टिस लोढ़ा कमेटी। ठीक है, जस्टिस ये जो क्वेश्चन था आपका ये मेनली आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे रखा है उससे रिलेटेड था। ये दूसरी तरह से घुमा के पूछा गया था जिससे थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो सके। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया कि नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन था उसमें। ठीक है, क्वेश्चन तो ये था, लेकिन अब इसमें इसका आंसर तो ये हो जाएगा कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब आपको क्या याद रखना है इसमें, इसमें आपको रखना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो हमारे आर्टिकल है 3 to 4, इसमें आपका इलेक्शन कमीशन के बारे में बता रखा है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया इसमें। दूसरा बता रखा है ये, अच्छा ये जो है ना ये जो 25 जनवरी रखी है, इसी दिन हमारे इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था, इसलिए इसी दिन नेशनल वोटर डे मनाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। और दूसरा कंडीशन ये है कि इलेक्शन कमीशन जो इंडिया है इसका फंक्शन क्या है, बॉडी कैसी है, ये सब आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो मेनली तो आपका एक क्वेश्चन जो हमेशा बनता है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो एक तो आपके प्रेसिडेंट हो जाएगा, एक वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा, और एक आपका लोकसभा हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है, और स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेशन होते हैं जिसे हम विधानसभा कहते हैं उसके कराएगा। इसके अलावा और किसी के नहीं कराएगा। अब बात करें अगर पंचायत की कौन कराता है, तो पंचायत के जो है राज्य के द्वारा स्टेट यानी राज्य के द्वारा स्टेट इलेक्शन कमीशन नियुक्त किया जाता है। वो आपका ये दे रखा था, इसमें पूछा गया था कि मतलब कि एक सिचुएशन दे रखी थी तो इसको आपको सॉल्व करना था कि कंक्लूजन डेफिनेटली क्या रहोगे इसमें से। ठीक है, तो इसमें बताया गया था कि ये इसका आंसर हो जाएगा, इसे आप थोड़ा देख लेना। ठीक है, अब बात करें अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें। तो अगले क्वेश्चन में जो था आपका करंट से रिलेटेड आ गया था। ठीक है, उसमें पूछा गया था कि जो आपकी अभी क्या था कि ये चार नाम दे रखे थे, तो उसमें बोला गया था कि 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2018 के। ठीक है,
तो उसमें किसके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका मानव भाकर। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं इसमें कॉमनवेल्थ, इसमें बात करते हैं इन गेम्स के बारे में। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स, एक तो ये पता होना चाहिए कि जितने भी आपके ब्रिटिश ब्रिटिश के द्वारा रूल की गई कंट्रियाँ उपनिवेश वगैरह थे, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, कुछ छूट जाता है उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली सारे आ जाते हैं आपके। ठीक है, और ये जो 2018 का था, ये हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर अगर लोकेशन की बात करें तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया का जो रीजन है उस वाले रीजन में हुआ था। ठीक है, तो इसे याद रखना। और दूसरी बात, ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, ये मेनली आपका रीजन से आया था, सिटिंग अरेंजमेंट टाइप का कह सकते हो, लेकिन वो उसी मेथड का बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इसमें जो आपका आंसर निकल गया, पूछा जा रहा था कि मतलब कि जो आपके जो टोटल मिला के आपके 45 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो उन स्टूडेंट में क्या है कि आपके जो एक स्टूडेंट है वो 22nd रैंक पे है, वैन टू मोर स्टूडेंट। तो ये कुछ सिचुएशन बनाई गई थी, तो सिचुएशन पूछा गया था, तो उसमें जो आंसर जो आपका था बॉटम का पूछा गया था। ठीक है, तो बॉटम में कौन में है। ठीक है, तो बॉटम में 27 वहाँ का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें आपका शेड्यूल से रिलेटेड आ गया था। ठीक है, तो शेड्यूल की बात करें तो इसमें मेनली पूछा गया, क्या कह रखा था कि आपका जो ओथ होता है, जो आप शपथ वगैरह लेते हैं प्रेसिडेंट या फिर जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में जो नियुक्त किए बंदे होते हैं उनके बारे में बात किया है। ठीक है, या अफर्मेशन कह लो दूसरी भाषा में। ठीक है, दोनों का मतलब ये शपथ होता है। ठीक है, तो उनका जो फंक्शनली प्रोसेस है वो किस मतलब कि जो शपथ वगैरह लेते हैं वो किस सूची में लेते हैं, ये कहने की बात की। ठीक है, शेड्यूल के अंदर में अनुसूची कहते हैं, तो वो कहने का मतलब ये है कि किस शेड्यूल में आपको जो अफर्मेशन और ओथ वगैरह का दे रखा है। ठीक है, तो बात करें कि जो आपकी, इसका आंसर तो आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जितनी भी आपकी संविधानिक पोस्ट हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया आपका, चाहे आपका सीएम हो गया, ठीक है, चाहे आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, जुडिशरी से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट होंगी, वो सारे के सारे बंदे जो आपके इसमें आपकी शपथ लेते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब बात करें, और जो आपकी फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ है, ये आपकी जो ट्राइबल एरिया होते हैं ना, ट्राइबल जो आपके एरिया होते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के 3 हमारे रीजन है, और 3 रीजन मतलब 3 राज्य की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सब में नहीं है, मेनली 3 है वहाँ पे। तो टोटल तो वहाँ पे क्या 6 आते हैं उनमें। ठीक है, 6 स्टेट हम कहते हैं। उसके अंदर जो आपका दे रखा है वो मेनली, जैसे मैंने आपको भी बताया कि सबके ओथ के बारे में जो आपका थर्ड में दे रखा है। ठीक है, तो ये जो बंदे कौन कौन होंगे उनका उल्लेख किया गया है। जैसे कि मान लो आपका प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, स्टेट स्पीकर स्पीकर हो गया स्टेट का, डिप्टी स्पीकर हो गया, ठीक है, चेयरमैन हो गया आपका हाउस ऑफ पीपल का, डिप्टी चेयरमैन हो गया, काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया। तो मतलब ये सारे के सारे जो आपके संविधान पोस्ट वगैरह उनके बारे में वो तो आपकी थर्ड में दे रखी है। उनका पदों के बारे में उल्लेख जो किया है आपका, जो वो किया है वो आपका सेकंड में किया है। थोड़ा सा अब जान लेते हैं फर्स्ट के अंदर आपका जो यूनियन और टेरिटरी के बारे में बात की गई है। ठीक है, यानी कि पहले में यूनियन टेरिटरी के बारे में, सेकंड में आपका बात किया गया आपका जितने भी आप, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिफ्थ और सिक्स में बता ही चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन था आपका 40 नंबर क्वेश्चन, ये आपका आया था आपका मेनली जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आया था। तो उसमें पूछा जाता कि जो प्रेसिडेंट के पास जो पावर होती है ना लेजिस्लेशन बनाने की, ठीक है, जो प्रेसिडेंट के पास है पावर लेजिस्लेशन बनाने की, वो किस आर्टिकल में मेंशन कर रखी है। तो बात करें 123 यानी 123 आर्टिकल के अंदर आपका जो है लेजिस्लेशन बनाने की पावर को मेंशन किया गया है। ठीक है, लेजिस्लेशन कह लो या फिर दूसरी भाषा में कहते हैं हम उसे ऑर्डिनेंस। ठीक है,
ऑर्डिनेंस कहते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ऑर्डिनेंस जो है राष्ट्रपति के द्वारा देश के अंदर 6 महीने के लिए और स्टेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो है आपका प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और वो भी कौन से चिल्ड्रन, जो 14 साल से नीचे के हैं, यानी 14 साल से नीचे के बच्चों को फैक्ट्री आदि में काम करना मना किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24, ठीक है। 27 में आपका जो मेनली आपका कल्चर से रिलेटेड हो गया, तो वो सब आपका 27 में बता रखा है कि आपका कैसे कल्चरल, जो भी आपका कल्चरल राइट वगैरह है आपको, वो कैसे आप अपने कम्युनिटी में या किसी में एंजॉय कैसे कर सकते हैं, तो ये सब आपका बता रहा है कल्चरल 27। तो थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में, जो अब आ ही गया तो फंडामेंटल राइट के बारे में, ठीक है। फंडामेंटल राइट में क्या है, एक तो पता होना चाहिए कि आपकी जो पार्ट 3 में, ठीक है, पार्ट 3 के अंदर आपके 12 आर्टिकल से लेके और आपके 35 तक आगे तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो आपका जो इंटरनेशनल जो आपका इंटरनेशनल लॉ कमीशन है फ्रॉम इंडिया में, ठीक है, फ्रॉम इंडिया नहीं, सॉरी माफ कीजिए, जो आपका इंटरनेशनल लॉ कमीशन है उसके अंदर इंडिया का करंट में कौन मेंबर है, यानी इंडिया की तरफ से उसमें कौन अगुवाई कर रहा है, सीधी बात ये है। तो इसका आंसर था ये वाला, अनिरुद्ध राजपूत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका अच्छा करंट से आ गया था, थोड़ा याद रखना, करंट भी आता है उसमें अच्छा खासा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपका ये मैथमेटिक्स से आया था, तो थोड़ा आप इसे देख लेना कि कैसे आपका होएगा, कि क्या एज थी, क्या कैसे जो भी। तो इसका आंसर आपका ये मेंशन किया गया था स्विंडी में। उससे अगले रिलेटेड भी में आपका मैथ से ही था, तो उसमें भी आपका बताया गया था आपका क्या आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक इसमें लीगल से रिलेटेड टर्म्स आई थी, तो उसमें पूछा गया था कि ये जो आपका होता है कि डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम टू अनटू यू, इसका मीन्स पूछा गया था, इसका मीनिंग क्या है, मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसमें ये पूछा गया था। तो इसका मतलब ये होता है डू नॉट, डू नॉट डू मीन्स थिंग डू पीपल। तो इसका ये आंसर था, इसको भी आप थोड़ा सा देख लेना कि ये टर्म्स पे क्या आते हैं। प्रीवियस ईयर में जितनी भी टर्म्स आए ना, जो लीगल वर्ड आए हैं, उनको आप एक तरफ पेज पे नोट डाउन कर लेना कि आपके काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो एक एक्सपर्ट था ग्रुप ऑफ पैनल का, ठीक है, तो उस एक्सपर्ट के द्वारा जो आपकी प्राइवेसी है ना कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे प्लानिंग की है, तो उसके बारे में बात की गई थी, ठीक है। तो ये आपको पहले तो ये बताना चाहिए कि इसका जो जो हेड था, ठीक है, हेड के बारे में पूछा जा रहा है मेनली इसमें, कि उस ग्रुप का हेड कौन था, ठीक है। तो वो जो एक्सपर्ट का हेड था वो तो आपका था जस्टिस AP शाह, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा, ये प्राइवेसी के बारे में आई गया तो उसके बारे में बात करते हैं। मेनली आपको बताना चाहिए राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी आपका जो है आपका फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, ठीक है। और वो भी किस, तो इस केस में यही था जो के जस्टिस KS पुट्टास्वामी केस था, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या करा कि जो आपकी प्राइवेसी होती है,
उसको फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके बाद से क्या था कि आपका प्राइवेसी फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, तो इसे याद रखना है, केस है काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है जो आपको पता होना चाहिए प्राइवेसी से रिलेटेड। ठीक है, तो पूछा भी गया कई बार ये कि आपका जो प्राइवेसी किस में दे रखा है, किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था आपका कि फॉलोइंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नेवर सर्व हाई कोर्ट, यानी में से इनमें से कौन सा वो जज है जो हाई कोर्ट में सर्व नहीं किया, डायरेक्ट आपका सुप्रीम कोर्ट में आ गया। इनको शॉर्ट में जस्टिस यू ललित भी कहते हैं, तो थोड़ा सा इसका आप थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा था वो ये पूछा गया था कि किस किस आपका जो आपका ट्रिपल तलाक होता है, ठीक है, तो वो जो ट्रिपल तलाक तलाक था, जो आपका ट्रिपल तलाक होता है, वो जो ट्रिपल तलाक था, सुप्रीम कोर्ट की किस जजमेंट के बाद उसको जो था प्रैक्टिस को बंद करने के लिए बोला गया कि ये गलत है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये काफी फेमस क्वेश्चन था, क्योंकि उससे पहले कुछ समय पहले थोड़ा सा चल ही रहा था ये, अगर याद हो तो आपको, सायरा बानो वाला मैटर। उसमें क्या था कि वो उसका पति उसको तलाक दे देता है, और काफी एज एज की होती है वो, मेरे ख्याल से पता नहीं, थोड़ा काफी एज होती है, 50+ होती है। तो उसके बाद अर्निंग का सोर्स नहीं होता कुछ भी। तो फिर बोल दिया कि आप ऐसे ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते, मतलब कि बस उसमें क्या बोलते हैं, 3 बार तलाक तलाक बोल देते हैं और वहाँ पे उनका तलाक हो जाता है। ठीक है, तो इसको बैन कर दिया गया था। तो अभी क्या है कि इंडिया में, अच्छा इसके रिलेटेड थोड़ा सा और जानते हैं। जो ट्रिपल तलाक था, पहले तो नॉर्मल, पहले आपका सिविल केस में आया करता था। ठीक है, तो अभी क्या कर दिया इंडिया ने, जो एक्ट पारित करके, और उस एक्ट में जो ट्रिपल तलाक था उसको आपका सिविल से हटा करके क्रिमिनल में डाल दिया गया, कि यानी कि अगर आपको, अब को ज़्यादा आपको कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जब क्रिमिनल मैटर आता है तो आपके तुरंत अरेस्टिंग होती है। ठीक है, तो याद रखना, इसका काफ़ी विरोध कर रहे हैं जितने भी आपके इसको मानने वाले लोग हैं। खैर, आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन कि जो आपकी लार्जेस्ट रिवर इन लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, ठीक है, उसका नाम क्या है जो इंडिया के अंदर लोकेटेड है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा मंजूली। ठीक है, तो इसलिए ये आइलैंड है। ठीक है, तो याद ये रखना। तो ये क्या है कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, उसके ऊपर ये आपका एक आइलैंड है। ठीक है, तो वो जो आइलैंड है, बीचों बीच उसमें आपका ये बना हुआ है। तो वो मंजूली आइलैंड के बारे में ठीक भी इसको घोषित कर दिया गया है। तो ये भी आप थोड़े से फैक्ट याद रखना इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ इसमें पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन के अंदर कि जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 25 है, कि पूछ रहा था कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी थी। ठीक है, तो उस करेंट स्टेटमेंट के अंदर आपकी जो ये था ना, ये वाला, कि आपका गिविंग एज वेल एज टेकिंग डोरी इज ए प्रोहिबिटेड अंडर लॉ, तो ये जो आपकी स्टेटमेंट थी एकदम आपकी करेक्ट थी। ठीक है, याद रखना ये वाला। अब बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, 26 है, तो उसमें बोला था कि जो एक लक्ष्य प्रोग्राम जो था आपका, वो लॉन्च किया था, उसका एम क्या था। ठीक है, उसका एम मेनली जो था वो था रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें इसको रिड्यूस करने की बात की जा रही थी कि इसको कैसे हम रिड्यूस कर, क्वेश्चन की तरफ बात करें तो इसमें पूछा जा रहा था आपका ये कि ये रीजनिंग से रिलेटेड था ये। तो इसमें आप जब इसको सिनेरियो पूरा बनाओगे तो इसका आंसर निकल के आएगा आपका सिस्टर इन लॉ। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखना आप। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। तो इसमें पूछ रहा था, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंडिया आफ्टर रिटायरमेंट कैन प्रैक्टिस, कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह होते हैं
कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह होते हैं तो वो रिटायरमेंट के बाद में कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा था। तो पहले तो पता होना चाहिए कि वो कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है, कि वो आखिरी उनकी पोस्ट होती है सुप्रीम कोर्ट की, जब जज बन जाते हैं वो, तो उसके बाद रिटायर होंगे तो कहीं पोस्ट आपकी कहीं पे भी आपकी प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ तक तो आपका देखा जाएगा। तो इसमें आपका जो पहला ही आंसर है वही आपका दे रखा है। इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी उनका जो आपका ट्रांसफ़र होता है, उनको जो नियुक्तियाँ होती हैं, उनकी अपॉइंटमेंट वगैरह होती है, वो सारी की सारी आपके कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होती हैं, ठीक है। एक तो ये आपको ये याद रखना है, कॉलेजियम सिस्टम। दूसरा आपको कि जो इनकी रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 65 होएगी, या फिर आपकी 65 ही रखी है, ठीक है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, 65 होएगी तो आप वो उस एज पे आप रिटायरमेंट हो जाओगे वहाँ पे। दूसरा इसकी जो है आपका कॉलेजियम के थ्रू इनको आगे पहुंचाया जाता है, ये एक याद रखना, ठीक है। केवल सरकार उसमें अपना हस्तक्षेप करती है और कुछ नहीं। एक एक क्या कहते हैं कमीशन लेके आया गया था, नेशनल क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी हम बाद में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ये जो 29 क्वेश्चन जो था आपका, ये आपका रीजनिंग से आया था। तो इसमें एक सिनेरियो बताया गया था कि आप जब इसको करोगे, पुट पूरा सेट कर दोगे, तो इसमें आपका आंसर फ्रेंच निकल के आ जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ठीक है। उसके अलावा आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसे देखते हैं थोड़ा सा, उसके बारे में थोड़ा डीपली नॉलेज लेते हैं, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था कि हेड क्वार्टर के बारे में, ठीक है। जो आपका WTO है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर तो आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर मिलेगा, ठीक है। और बात करें आपके WTO के बारे में, तो मेनली आपका जो ट्रेड से रिलेटेड जो भी कोई विवाद हो गया, तो उसमें आपका ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। और पहले इसको हम गेट के नाम से जानते थे, ठीक है, जर्नल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, इसके नाम से जानते थे। फिर क्या हुआ, 1 जनवरी 95 को, 1995 को, ठीक है, 1995 को क्या किया गया कि इसको गेट को रिप्लेस करके आपका WTA आपका अस्तित्व में आ गया, ठीक है। तो ये थोड़े से आपको फैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल ज़्यादा WTA काम कर नहीं रहा है, तो उसकी कार्य क्षमता पे भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हेडक्वार्टर आपका जिनेवा के अंदर है, और पहले ये ऑर्गेनाइजेशन जो आपका पिक्चर में आया था, मोस्टली आपके सारी कंट्रीज के पार्ट्स हैं, लगभग सबके सभी इसके सदस्य वगैरह हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, उनको कोशिश करेंगे या 2 पार्ट्स में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट